ये टेबल क्लियर है सबको? ये टेबल ऊपर समझ चुके हैं हम लोग। लास्ट 1 मिनट जल्दी से नोट कर लो और याद भी कर लो टेबल। एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं। क्या करना है, हर एक मेंबर के लिए लोड का इफेक्ट बताना है। और एक चीज दिमाग में बिठा लो, बार बार बोल रहा हूं, लोड वही है, हर मेंबर पे उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, हर पॉइंट पे भी उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल क्लियरिटी रखिए। जैसे मैं आंसर करता हूं, सबसे पहले CD का पहले देख लो। CD के लिए ये P का लोड TSL है। अब मुझे पहले ही रटा है, याद किया, दिमाग ही नहीं लगाना। TSL इसका मतलब है ये हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट शियर फोर्स देगा और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट देगा जो बढ़ता जाएगा, लास्ट में सबसे ज्यादा होगा। याद है, ETSL। तो अगर मैं कहूं कि CD मेंबर के लिए ये ETSL है, तो इसका मतलब है इसमें आएगा शियर फोर्स P जो कि कांस्टेंट होगा और आएगा वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट जो कि बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा यहां C पे। C पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, आंसर होगा P इंटू CD। पहले सुन लो, मैं करता हूं, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर मैं आपको दूंगा 3 करने को दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा एक। फिर मैं आ जाता हूं BC के लिए। BC के लिए पहले ये लोड देखो, BC के लिए पहले लोड देखो, मतलब BC देखो, लोड देखो। लोड नहीं देखा जाता, देखा जाता है लोड की लाइन। तो BC और लोड की लाइन पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पैरेलल है। ये लोड नॉर्मल है, कंप्रेसिव है। P का लोड, यही P का लोड BC के लिए है EACL। अब हमें रटा है, ये देता है कंप्रेसिव फोर्स और देता है बेंडिंग मोमेंट, वो भी कांस्टेंट। नहीं तो बना के देख लो, देखो यहां 2 फोर्सेस लगाओ। अगर आप BC के लिए इफेक्ट देखना चाह रहे हैं और ये लोड लगा है P, तो आप यहां 2 फोर्सेस लगा दो, P1 नीचे की ओर P2। तो जब ये 2 फोर्सेस लगाओगे तो यहां से BC में एक तो बचेगा P1, और P1 का मतलब खुद ही P है, और दूसरा देखो P2 और P मिलके कपल बनाएंगे ऐसे।
तो ये मोमेंट लगेगा, मैग्नीट्यूड होगा P इंटू ये दूरी CD, P इंटू CD। तो BC मेंबर के लिए अब ये कपल जो है एंड में लगा है, आखिरी में लगा है, तो अब ऐसा नहीं है, अगर आखिरी में लगा है तो ये हर पॉइंटों के लिए लगा है और हर जगह अब कपल का मैग्नीट्यूड वेरी थोड़ी ना करेगा, कपल में कोई इसेंट्रिसिटी थोड़ी ना होती है, तो हर एक पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा P इंटू CD और हर एक पॉइंट के लिए एक्सियल लोड P होगा। सो अगर मैं BC का फाइनल आंसर करूं तो BC के लिए EACL है तो हर जगह आएगा एक्सियल लोड कंप्रेसिव माइनस का P और बेंडिंग मोमेंट आएगा कांस्टेंट आंसर होगा P इंटू CD। आराम से करके देखा करो, जल्दबाजी मत किया करो। एक और मेंबर रह गया है AB। तो AB के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बढ़ा दिया करो। एक्सिस यहीं खत्म नहीं हो गई, AB खत्म हो गया है, लेकिन कल बताया था एक्सिस का मतलब इनफाइनाइट तक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बढ़ाते जाओ, लोड की लाइन को भी बढ़ाते जाओ, कट कर जाएगा AB को। तो AB के लिए यही P का लोड TSL है। मेंबर नहीं देखना है, एक्सिस देखनी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लोड नहीं देखना है, लोड की लाइन देखनी। TSL है, पहले ही पता है, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। शियर फोर्स आएगा हर जगह के लिए P और बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल आएगा और हर जगह बदलेगा, तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो एम मैक्स बता देता हूं, एम मैक्स होगा किस पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट पे ए पे, और कितना होगा, ये P का लोड इनटू ये दूरी AD, या AB प्लस CD लिख सकते हैं। या AD भी लिख सकते हैं। भैया देख लो, समझ में आया, ये तो मैंने किया। अब मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं जिसमें 2 अभी करने, 1 होमवर्क होगा। इतना कर लोगे, प्रैक्टिस कंप्लीट है, फिर नहीं दिक्कत होगी। प्रैक्टिस करना आज की जाके। विशाल साहू यार कभी कुछ नहीं सुनते हो, कितना सिखाया। BC के लिए EACL कैसे हो गया, हे भगवान। ये लोड की लाइन और BC पैरेलल है। लोड जब पैरेलल हो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के तो वो नॉर्मल लोड होता है, कट नहीं कर रहा है, एसेंट्रिसिटी। BC मेंबर नीचे, लोड ऊपर, दबाएगा, कंप्रेसिव, एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। समझ में आया है भाई विशाल जी? सुनते नहीं हो, या तो आप लेट ज्वाइन करते हो क्लास को। मॉर्निंग से पढ़ा करो साथ में, बीच में आके कुछ स्टूडेंट कुछ ब्रेक के बाद, कुछ 1 घंटे बाद कभी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है भाई, पूरी क्लास को एक साथ पढ़ो। तीनों मेंबर्स का मैंने लिखा है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी देता हूं करने के लिए और 1 होमवर्क, फिर उनका सलूशन बताऊंगा, तब हम फिर स्ट्रेस निकालते हैं। क्लियर है ऋषिकेश जी? यहाँ वहाँ की बातें ना करो भाई, काम पे ध्यान दो और मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं। सभी लोग बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा भाई।
BC बेंडिंग मोमेंट P इंटू AB नहीं होगा यार। BC मेंबर ये है, पता नहीं क्या देखते हो, कहां से देख ले तो कहां से आते हैं ये लोग। BC मेंबर ये है, लोड ये है, यहां P1 P2 लगाया तो ये होगी ना एसेंट्रिसिटी। ये एसेंट्रिसिटी कितनी है, ये दूरी कितनी है CD। पता नहीं क्या देख लेते हो यार। एसेंट्रिसिटी लोड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बीच की दूरी होती है। अरे अब तो कह दो समझ में आ गया यार। इतने एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं। अभी 2 और देता हूं, फिर एक होमवर्क भी देता हूं। लोड नहीं देखा जाता है, लोड की लाइन देखी जाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखी जाती है। एक्सिस का मतलब इन्फिनिटी तक। नो डाउट, वेरी गुड। लगभग सभी लोग लिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। किसी को हो फिर भी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल फिर आपको करना है। हो गया नोट? अगला एग्जाम्पल आपको करना है और सही से करना है भाई, गलती न देना। आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फिर एक और देता हूं। ये 2 एग्जाम्पल आपको करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं होमवर्क में दूंगा। बी, वही तो लिखा भी तो है मैंने, बेंडिंग। अब और सीखोगे। क्लियर है सी तेजा जी? आज तुमने पहले थोड़ा नहीं बताता तो भैया सोम सबसे पहले पढ़ा जाता है। अब मैं क्या करूं, आपने लास्ट ईयर कोचिंग पढ़ ली या कुछ और पढ़, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। डोंट वरी, तो भरोसा रखो। क्वेश्चन कर लो, 5 मिनट बचे। समय दीजिए भाई, और लोगों को भी समय दीजिए। y2 प्लस dy आपने अगर कर लिया है तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। करता हूं, आप वेरीफाई करो। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं CD के लिए। ये लोड का नाम है एक्सियल लोड। CD के लिए एक्सियल लोड है, इसका मतलब है यहाँ केवल एक्सियल लोड आएगा P का।
बाकी बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सब जीरो आएगा। कलर बदल देता हूँ। सीडी का काम खत्म। आ जाते हैं बीसी पे, और थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। देखो लोड नहीं देखना है, लोड की लाइन देखनी, तो लोड की लाइन को बढ़ा दो, बीसी की भी लाइन को बढ़ा सकते हो। कट कर रहा है 90 है, परपेंडिकुलर है, सोच लो आराम से। बीसी के लिए यही पी का लोड टीएसएल, बीसी के लिए यही पी का लोड टीएसएल। हमें पहले ही याद है यार, शियर फोर्स आएगा और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा। लोड यहाँ लगा है तो बढ़ता जाएगा बी की ओर, बी पे जाके मैक्सिमम होगा, आंसर होगा पी इंटू सी बी, या बी सी भी बोल सकते हैं। तो देख लो, ये शियर फोर्स देगा पी का कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट देगा वेरिएबल, और एम एक्स होगा एट बी, बी पॉइंट पे एम एक्स होगा, आंसर होगा पी इंटू बी सी, पी इंटू बी सी। ए बी के लिए आ जाओ। लोड ये रहा, लोड की लाइन, ए बी की लाइन ये रही, पैरेलल, बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है ए बी के लिए। ए बी देखो, बाकी सब भूल जाओ। टेंसाइल, एसेंट्रिसिटी है बी सी, तो पी का यही लोड ए बी के लिए है EATL, एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। पहले ही पता है, बेंडिंग मोमेंट आएगा कांस्टेंट और एक्सियल लोड आएगा। तो आप चाहो तो P1 P2 भी लगा लो, लेकिन अब थोड़ा सा याद भी है, एक्सियल लोड आएगा प्लस का P, और बेंडिंग मोमेंट आएगा। आप यहाँ P1 P2 लगाओ तो एक तो P1 इधर ही बच जाएगा और कपल बनेगा ऐसे। आप चाहो तो यहाँ लगा के देख लिया करो ना, P1 P2, तो ये कपल बन जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, आंसर होगा P इंटू ये दूरी BC। कांस्टेंट होगा। ये हो गया पहले एग्जाम्पल के सारे आंसर। आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 में। देख लो भाई, पहला एग्जाम्पल नोट करो, 1 मिनट दे रहा हूं, और कोई डाउट हो तो पूछो। कराएगा सीधी। देखो यही पी का लोड डीसी में कंप्रेस, एक बार और आखिरी बार सुन लो। लोड नहीं देखा जाता है, लोड की लाइन देख के, ATL, और ये है 3D में इस तरह। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और क्लियरिटी आएगी आराम से। एक एक मेंबर को पहले क्लियर करो, ये डायग्राम क्या है। ये आया AB, बाहर आया BC, और ऊपर लगा लोड P। मतलब कुछ ऐसा है, ये AB, ये BC, ये AB, ये BC, और ये लगा है लोड। ये है 3D में इस तरह से। लोड ये है नीचे सूप, ये दोनों 90 हैं, लोड भी इससे 90 है, 90 डिग्री। ठीक है, विशाल जी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अच्छा, BC की लाइन ऑफ एक्शन ये है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन ये कट कर रही, तो BC के लिए ये है TSL, पहले ही पता है। वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट देगा, और MX अगर हम बताना चाहें तो B पे होगा, कितना होगा P इंटू BC, और शियर फोर्स देगा कांस्टेंट P का। और यही बात अगर हम AB की करें तो देखो, AB को मैं बताता हूं, AB है ये, और ध्यान सुनना, AB है ये, और ये लगाए लोड, भूल जाओ,
BC को भूल जाओ, ये है सीन, ये AB है, ये है लोड, देखो यहाँ गैप है, ये ऊपर, तो देखो ये AB की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लोड की लाइन 90 है, मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो ये TSL होगा या ETSL होगा। अब दिख नहीं रहा ये गैप है, कितना गैप है, ये BC का गैप है, ये है, ये टाइगर। अब देख लो AB के लिए ETSL है, पहले ही पता है तीन चीजें आएंगी, कांस्टेंट ट्विस्टिंग कपल, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो ट्विस्टिंग कपल आएगा कांस्टेंट, कितना आएगा देखो, आप ऐसे कर सकते हो, यहां लगा दो P1 P2, तो जब P1 P2 लगाओगे तो P1 ऊपर बचेगा जो कि इस मेंबर के लिए TSL होगा, और P2 और P कपल बनाएंगे, देखो ऐसे घूमेगा, मैं यहां बना भी देता हूं आपके लिए, देखो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, और इस ट्विस्टिंग कपल का मैग्नीट्यूड होगा P इंटू BC, और यहां एक P तो रह ही जाएगा, ये नीचे से ऊपर की, ये तो ट्विस्टिंग कपल कांस्टेंट आएगा P इंटू BC, कांस्टेंट का मतलब हर जगह सेम रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगा, अब मैक्सिमम बता देते हैं, Mmax होगा एट A पे होगा मैक्सिमम, कितना P इंटू AB, और शियर फोर्स कांस्टेंट आएगा, आंसर होगा P। देख लो भाई, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। प्रिंस, तब भी वो टेंसाइल ही होगा, करके देखो ना, वो P1 P2 लगा के देखना घर पे। अब एक लिखो होमवर्क, तब इस टॉपिक को छोड़ते हैं। वो होमवर्क, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, और क्वेश्चन है, ये पॉइंट है एक E, फाइंड आउट स्टैंडर्ड लोड ऑन ईच मेंबर, मतलब वही करना है जो अभी कर रहे थे, और दूसरा ऑल्सो फाइंड स्टैंडर्ड लोड एट पॉइंट E पे भी लोड बताने। हाँ मैं जानता हूं, थोड़ा सा मतलब टफ तो है ही, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है आपकी, जो कि बहुत दिनों से ऐसा ही था, एकदम से एक्सरसाइज होने लगी, तो थोड़ा मेहनत तो आप पे पड़ी रही होगी, मैं मानता हूं, लेकिन बार बार रिवाइज करना, बस रिवाइज करते रहो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे A to Z। थोड़ा समय, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ा कनेक्टेड सब्जेक्ट है, एकदम से नहीं हो सकता सारा कुछ, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं करते रहो, लेकिन आगे समय के साथ सारे होने लगेंगे, ठीक है, भरोसा रखो आप, डोंट वरी। सोम में तो क्वेश्चन आपका निकल के जाएगा नहीं, ये मेरी गारंटी।
सोम का क्वेश्चन 100% हो जाएगा। दोनों ब्रांच वाले सुन लें, चाहे सिविल के हों चाहे मैकेनिकल के हों। ई की डिस्टेंस भैया बीई ले लेना, बीई के टर्म्स में आंसर कर देना या एई के टर्म्स में आंसर कर देना। कल करेंगे, आधा पेज छोड़ दो, इसका सोल्यूशन मैं कल दूंगा, करके आना। लेकिन यार बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट खोल देगा आपके एकदम। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड। अब हम इन स्टैंडर्ड लोड से स्ट्रेसेस निकालते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू स्टैंडर्ड लोड। अलग अलग स्टैंडर्ड लोड से कौन सी स्ट्रेसेस निकालते हैं। देखो हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है, एक बात सुन लेना ध्यान से। हम लोग दुनिया के किसी भी लोड को स्टैंडर्ड लोड में तोड़ लेते हैं, मतलब हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट में कौन से स्टैंडर्ड लोड होंगे, और अब हम स्टैंडर्ड लोड से आने वाली स्ट्रेसेस बता देते हैं। और जब स्टैंडर्ड लोड से आने वाली स्ट्रेसेस बता दोगे तो उस पॉइंट पे उन स्टैंडर्ड लोड से स्ट्रेसेस बता दिया करेंगे। मतलब दुनिया की कैसी भी लोडिंग हो, हम किसी भी पॉइंट पे पहले स्टैंडर्ड लोड बताएंगे, फिर उस पॉइंट पे आने वाली स्ट्रेसेस बता देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन आता है सोम में, ठीक है। तो हमें सीखना है स्टैंडर्ड लोड से आने वाली स्ट्रेसेस, और भैया 4 ही हैं। एक तो एक्सियल लोड है, एक बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है और शियर फोर्स है। पहले तो एक चीज याद कर लो, आगे बताऊंगा भी डिटेल में, पर एक बात याद कर लो, क्यों ऐसा हुआ वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज याद ही रख लो। बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड से, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड से दोनों से आती है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा। याद कर लो, आगे मैं बताऊंगा भी कि कैसे आई, लेकिन कुछ ये याद रखोगे तो कंफर्टेबल रहोगे। हर बार दिमाग थोड़ा ना लगाना पड़ता है। और ट्विस्टिंग मोमेंट और शियर फोर्स, इन दोनों से आती है शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। पर इतना तो यार कॉलेज में पास वास तो हुए ही हो। तो इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। मतलब एक्सियल लोड से भी सिग्मा आती है, बेंडिंग से भी सिग्मा आती है, ट्विस्टिंग मोमेंट से टाउ आता है, शियर फोर्स से भी टाउ आता है। फिर एक और चीज याद कर लो, याद ये कर लिया है कि जब एक्सियल लोड आएगा तो हम उसे पुकारते हैं एक्सियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस है और उसका नाम रखेंगे सिग्मा ए लगा दिया आगे। और बेंडिंग से जब स्ट्रेस आएगी तो हम उसे लिखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ऑब्वियसली नॉर्मल स्ट्रेस है, पर उसको लिखेंगे सिग्मा या सफिक्स में बी। क्लियर। फिर ट्विस्टिंग मोमेंट से शियर स्ट्रेस आएगी, उसे हम बोलेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ऑब्वियसली शियर स्ट्रेस इसलिए टाउ लिखेंगे और यहां लगा देंगे टॉर्सनल या TOR लिख देते हैं शॉर्टकट में। और शियर फोर्स से भी शियर स्ट्रेस आती है, लेकिन इसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और इसको लिखेंगे टाउ डायरेक्ट। भैया मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने नाम बताए।
एक्सियल स्ट्रेस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, टॉर्सनल स्ट्रेस का मतलब शियर स्ट्रेस टाउ, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मतलब भी टाउ। आई बात समझ में? लिख लो तब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू एक्सियल लोड, ठीक है। तो एक्सियल लोड लगा देते हैं भाई, ये लगा एक्सियल लोड। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो लोड हम इस तरह से लगा देते हैं, so this is the load acting। तो सोचो अगर किसी बॉडी में आप इस तरह से लोड लगाएंगे तो जिस पॉइंट पे वो लोड लगा है वहां उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो सोचो यहां बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ऊपर नीचे लोड का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये गलत फहमी है कि ये लोड इस पॉइंट पे लगा है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है सेंट वीनेट्स प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बनाओ, इसका वेल नोन मतलब होता है कि लोड को अपन ने इस पॉइंट पे नहीं लगाया। लोड को कैसे लगाया है, रियली लोड लगा कैसे है, रियली लोड लगा है कि इस मेंबर में यहां पे कोई चीज जोड़ दी और इसमें लोड लगाया। तो जब इस ब्लू वाले के थ्रू लोड जाएगा तो पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब रियल में ये लगता है। क्लियर है? या आप कह सकते हैं कि रियल में पूरे में लगता है। पर इतना कठिन कौन बनाएगा यार, बना यही होता है, बना यही होता है। मतलब लोड को ऐसा नहीं समझना है कि इस पॉइंट पे लगा है। जब भी ऐसा बना है समझ लो पूरे एज पे इक्वली लगा है। क्या पहली बात समझ में आई? ठीक है, मतलब इस तरह से लगा है, कुछ यूनिफॉर्मली लगा है पूरे। और अब इससे हम बताने वाली स्ट्रेसेस को बताते हैं। तो भाई एक बात समझो, बहुत सिंपल, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है कि अगर हम बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो नॉर्मल वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था। नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है, नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है, केवल नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस।
जो भी चीज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। जैसे कल याद करो नॉर्मल लोड कैसे कहा था, वो लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है नॉर्मल लोड कहलाते हैं। वैसे यार नॉर्मल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसे नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ऐसे ही शियर स्ट्रेस की भी डेफिनेशन लिख सकता हूं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी नॉर्मल, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसे शियर बोलेंगे, या टेंडेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं शियर स्ट्रेस को, क्योंकि टेंडेंशियल डायरेक्शन हमेशा, टेंजेंट जानते हो ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो शियर स्ट्रेस का एक और नाम होता है टेंडेंशियल स्ट्रेस। मैं लिख देता हूं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज parallel to longitudinal axis। ऐसे ही हम शियर स्ट्रेस की भी डेफिनेशन लिख देते हैं, या टेंडेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी स्ट्रेस इंड्यूस्ड is perpendicular to longitudinal axis। ठीक है, क्योंकि शियर का मतलब ही होता है perpendicular to longitudinal axis। पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे यही चीज स्ट्रेन में भी आएगी। अब जब स्ट्रेन पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, कल परसों पढ़ेंगे आई थिंक, जब स्ट्रेन पढ़ेंगे स्ट्रेन में भी यही लिखाऊंगा कि जो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है वो नॉर्मल स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो शियर स्ट्रेन या टेंडेंशियल स्ट्रेन। आते हैं यहां पे स्ट्रेस बताने पे। ठीक है, तो ये लगा लोड। ठीक है, जैसे हमसे कहा गया स्ट्रेस बताओ। अच्छा, ये लोड सीजी से लगा है और मुझे पता है एक्चुअली में कैसे लगा है, वो पूरे में यूनिफॉर्मली लगा है। तो सिंपल सी बात ये है कि लोड इज पासिंग थ्रू सीजी, सीजी से पास कर रहा है। तो अगर लोड सीजी से पास कर रहा है माय डियर, तो इसका इफेक्ट पूरे मेंबर में या पूरे मेंबर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मैं यहां से अगर कट कर दूं तो यहां पे इसका इफेक्ट कैसा नजर आएगा, देखो। मान लो सर्कुलर है, कट कर दिया मैंने इसको, दो भागों में कट किया।
क्योंकि लोड सीजी पे लग रहा है, तो यहां पे हर जगह बराबर बराबर लोड आएगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे। इस तरह से अब देखो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये जो स्ट्रेसेस आई, मतलब जो अंदर इंड्यूस हो, स्ट्रेस की डेफिनेशन हम आगे लिखेंगे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इज नॉन एज स्ट्रेस। तो कभी कोई बॉडी में एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस पर यूनिट एरिया डेवलप होते हैं, उन्हीं को स्ट्रेस कहते हैं। अभी सुन लो, लिखाऊंगा बाद में। मतलब यही स्ट्रेसेस हैं, इस लोड को रजिस्ट कर दिया, मतलब इसको टूटने नहीं दिया इन्होंने, इन्हीं को बोलेंगे स्ट्रेसेस। सुनते हैं ना, इन्हीं को बोलेंगे स्ट्रेस। और माय डियर, ये स्ट्रेस है। और देखो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने पहचान लिया है कि ये स्ट्रेस है नॉर्मल। खैर वो तो हम पहले से जानते थे कि एक्सियल लोड से नॉर्मल स्ट्रेसेस आती हैं। तो सिग्मा ए लिखता हूं, एक्सियल स्ट्रेस। कहीं की भी एक्सियल स्ट्रेस आप बताओगे, हर जगह बराबर होंगी, क्योंकि लोड सीजी से पास कर रहा है। कि लोड सीजी से पास कर रहा है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट में बराबर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। मैं लिख भी देता हूं, लोड इज पासिंग थ्रू सीजी, हेंस ईच एंड एवरी पॉइंट subjected to equal stress। हर एक पॉइंट पे बराबर स्ट्रेस आएगी, और वो फॉर्मूला होता है लोड डिवाइड बाई एरिया। एक्सियल स्ट्रेस निकालनी है तो आंसर हो जाएगा P डिवाइडेड बाई एरिया। सर्कुलर है अगर, तो आंसर हो जाएगा P अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। P अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। जैसे 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 अगर मैं पूछता ए पॉइंट की स्ट्रेस बताओ, बी की बताओ, सी की बताओ, डी की बताओ, ई की बताओ, एफ की बताओ, अलग अलग पॉइंट कहीं भी हो सकते थे, तो मैं कहता इस बार एक्सियल स्ट्रेस ए की, एक्सियल स्ट्रेस बी की, एक्सियल स्ट्रेस सी की, एक्सियल स्ट्रेस डी की, एक्सियल स्ट्रेस ई की, एक्सियल स्ट्रेस एफ की बराबर ही होंगी, हर जगह सेम होगी। आंसर होगा P अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और देखो ये लोड बाहर जा रहा है, खींच रही, इसको भी, इस मेंबर को भी ये खींच रही। इसको देखोगे तो ये वाली देखो, इसको देखोगे तो ये वाली देख लो। पुलिंग नेचर है। वैसे भी जानते हैं लोड बाहर की ओर लग रहा है, टेंसाइल होंगी, तो मैं यहां लगा देता हूं प्लस, तो मैं यहां लिखा देता हूं प्लस। प्लस का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेस। ऑब्वियसली नॉर्मल है, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस पूरा नाम लिख सकते हैं। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? मतलब किसी भी बॉडी में अगर एक्सियल लोड लगा है, एक्सियल लोड का मतलब भी होता है सीजी से पास कर रहा है, तो उस बॉडी में उस एक्सियल लोड की वजह से हर एक पॉइंट पे बराबर स्ट्रेस आती है। आंसर होता है लोड डिवाइड बाई एरिया। नोट करो। सिग्मा आती, मैंने पहचान लिया, क्योंकि ये स्ट्रेस की डेफिनेशन हम आगे लिख लेंगे। आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां थ्योरी कवर करेंगे। अभी मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। जल्दी करो, आज भाई थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे।
load is passing through CG, THROUGH, load is passing through CG, फिर एक और एग्जांपल देता हूं। जल्दी से लिखो भाई, हो गया। अगले एग्जाम्पल पे आओ, अगले एग्जाम्पल पे आओ। फाइंड आउट स्ट्रेस एट ए, बी और सी, तीनों पॉइंटों की स्ट्रेस बतानी है। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। डायमीटर ले लेते हैं इसका D, इसका 2D ले लो। बताओ बताओ जल्दी से। एक मिनट और बचा है भाई। क्या तीनों में बराबर होगी कि अलग अलग?
ए वाले क्रॉस सेक्शन पे लोड कितना है तो P है, बी वाले सेक्शन पे भी लोड P है और सी वाले क्रॉस सेक्शन पे भी लोड C है। मतलब P का ही लोड तो लगा है पूरे मेंबर में। तो अगर A की बात करें तो A के सेक्शन पे लोड P है और CG से पास करेगा। B के सेक्शन में भी लोड P है, सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन, B के क्रॉस सेक्शन में भी लोड P है और लोड CG से ही पास कर रहा है। और C के क्रॉस सेक्शन, C पॉइंट पे नहीं, C पॉइंट जहां लाई करता है उस एरिया में, मतलब इस वाले एरिया पे भी लोड CG से पास कर रहा है और लोड P ही है। और फॉर्मूला सिंपल होता है, अगर लोड CG से पास करे तो आंसर होता है लोड डिवाइडेड बाई उस सेक्शन का एरिया। मतलब अगर और डिटेल में बात करें तो एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड एट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब उस क्रॉस सेक्शन पे आने वाला लोड, उस क्रॉस सेक्शन पे एरिया। जैसे मैं आंसर करता हूं, ए की स्ट्रेस का आंसर करता हूं, ए की एक्सियल स्ट्रेस का आंसर करता हूं। ए के क्रॉस सेक्शन को मन में सोच लो, ए के क्रॉस सेक्शन पे लोड तो P है और ए के क्रॉस सेक्शनल एरिया है π/4 छोटा d स्क्वायर, कंप्रेसिव है माइनस। और C वाले पे कंप्रेसिव है, लोड P है पर एरिया होगा π/4 उस क्रॉस सेक्शन का एरिया 2d स्क्वायर। उस क्रॉस सेक्शन का लोड, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया, भाई लोड तो P ही रहेगा ना। जैसे आप कहोगे सर यहां तो कोई लोड नहीं दिख रहा है, नहीं भैया वो लोड का इफेक्ट आएगा ना यहाँ पे। तो आप क्या करो कि किसी भी जगह का लोड निकालना है ना, तो जरूरी नहीं कि लोड उस जगह ही लगाओ, उसके पीछे भी लगा हो सकता है। तो आप क्या करा करो कि अगर किसी भी सेक्शन का लोड चाहिए आपको, तो आप उसके राइट के सारे लोड जोड़ दिया करो और सारे लोड जोड़ के जो आएगा वही उस जगह का लोड होता है। ठीक है, मतलब लोड तो अभी बात करेंगे इस पे। और तो सी की स्ट्रेस का भी आंसर समझ में आ गया। और बी की स्ट्रेस पे आते हैं, तो बी के सेक्शन का लोड तो पी है पर दिक्कत है, अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि बी को हम किस सेक्शन पे माने। अगर हम इस पहले वाले के सेक्शन पे मानेंगे तो आंसर होगा P/π/4 d स्क्वायर, और अगर बी पॉइंट को उस वाले में मानोगे तो आंसर होगा P/π/4 d स्क्वायर। या तो ये होगा आंसर या ये होगा आंसर, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। तो हम माय डियर हमेशा ध्यान रखना, अगर बी पॉइंट को उस वाले मानोगे तो 2d स्क्वायर लोगे, यहां d स्क्वायर लोगे, ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा, चुनना एक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज आंसर मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब कोई स्ट्रेस पूछे और आप कंफ्यूज हो तो हमेशा बड़ी वाली बताओ। मतलब स्ट्रेस का वेल नोन मतलब होता है, अगर कोई नहीं बता रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, सबसे बड़ी वाली बताओ। पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो एक और करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। वैसे छुट्टी करना चाह रहा था लेकिन एक दिमाग में आ गया अच्छा क्वेश्चन, फिर आगे की बात करते हैं। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और करते हैं।
लेकिन उसके पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके या कंक्लूजन करके लिख लो, नोट करके एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखो, इंपॉर्टेंट भी लिख दो, स्टार भी बना दो, तो बहुत ज्यादा जरूरी बात है, 5 स्टार बना दिया। सबसे जरूरी बात क्या है, लिखो, एक्सियल लोड एट एनी क्रॉस सेक्शन is the summation of एक्सियल लोड एट एनी सेक्शन इज द समेशन, या साइन के साथ समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ही बोल सकते हो, एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन algebraic summation of all axial load either right side of point or left side of point। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन का अगर आपको एक्सियल लोड बताना है तो उस पॉइंट पे लगा हुआ एक्सियल लोड जरूरी नहीं है, उसके लेफ्ट में लगे हुए सारे जोड़ दो या राइट के सारे जोड़ दो, किसी एक तरफ जोड़ो जहां से आसान हो, जहां से आसान हो। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कैसे, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर घर जाते हैं। ठीक है, तो तीनों की स्ट्रेस बतानी है आपको, स्ट्रेस एट ए, स्ट्रेस एट बी, स्ट्रेस एट सी। फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ, ये नेगेटिव होगा, कंप्रेसिव होगा, हर जगह माइनस 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 लगा लो, हर जगह कंप्रेसिव होगा, माइनस छूट गया था यहाँ लगा लो। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। चलो इस क्वेश्चन को करो। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, जैसे एक पॉइंट की और स्ट्रेस बता लेते हैं, डी पॉइंट की भी, ठीक है। जैसे मैं ये नोट में क्या लिखवाया, जैसे मैंने कहा कि डी पे बताओ कितना लोड लगा है, तो डी वाले सेक्शन पे कितना लोड लगा है, डी वाले क्रॉस सेक्शन पे कितना लोड लगा है, तो वहां आप देखोगे पी लगा है, लेकिन रियल लोड पी नहीं है। यहां के सारे जोड़ दो राइट साइड के, मतलब सब जोड़ के जो बचेगा वो लोड लगा है। मतलब किसी पॉइंट का लोड वो लोड नहीं होता जो उस पॉइंट पे लगाओ, उसके राइट के या लेफ्ट के सारे लोड्स का समेशन होता है विद साइन। तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई, रिवाइज करके आइयो कल और मजा आएगा। either right side of or left side of the point, ठीक है। जैसे
जैसे मुझे स्ट्रेसेस बतानी है ए की, बी की, सी की, डी की, तो पहले तो मैं लोड बताता हूं। लोड एट क्रॉस सेक्शन ऑफ सी पॉइंट। सी पॉइंट के क्रॉस सेक्शन में लोड कितना होगा? लोड एट क्रॉस सेक्शन ऑफ बी पे बताएंगे, लोड एट क्रॉस सेक्शन ऑफ डी पे बताएंगे, लोड एट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पे बताएंगे। पहले तो लोड बताओ और फिर उस क्रॉस सेक्शन का एरिया डिवाइड कर देना, स्ट्रेस आ जाएगी। तो देखो सी पे लगा लोड, सी पे कितना लोड है, तो आप राइट के सारे जोड़ दो। सी पे भले कोई लोड नहीं लगा है, सी वाले एरिया पे कोई लोड नहीं लगा है, एरिया सी का नहीं लेना है, एरिया सी जिस क्रॉस सेक्शन पे लाई कर रहा हो उसका लेना है। तो सी का क्रॉस सेक्शन पे लगने वाला लोड इधर के सारे जोड़ दो। उधर थोड़ा कठिन लग रहा है, रिएक्शन एक्शन निकालनी पड़ेगी, इधर साइड के जोड़ दो। तो सी पे लोड है 3p, सी पे लोड है 3p। लोड एट बी पे निकालना है, बी पे, तो बी के राइट के सारे जोड़ दो, बी पे भी लोड 3p है। डी पे लोड निकालना है, तो इधर 3p, इधर p, 2p है। ये कंप्रेसिव साइन के साथ लिख दो, 3p कंप्रेसिव, ये भी कंप्रेसिव, ये भी कंप्रेसिव। ए पे लोड राइट के सारे जोड़ दो, माइनस के 2p। पहले तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बस तो कहानी खत्म। स्ट्रेसेस का आंसर भी आ गया। स्ट्रेस एट ए, आंसर होगा ए के सेक्शन का लोड माइनस का 2p, एरिया ए का π/4, डी 2d और 3d ले लो, π/4 3d स्क्वायर। स्ट्रेस का आंसर होगा बी पे लोड है 3p, π/4 2d स्क्वायर। ए की स्ट्रेस का आंसर, ए पे लोड है, सॉरी ये तो हो गया, सी की स्ट्रेस का आंसर, सी की स्ट्रेस का आंसर लोड है माइनस के 3p, पर सी में दो एरिया हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो पर सी पॉइंट को ऊपर ही दिखाया गया है, सी पॉइंट को ऊपर ही दिखाया गया है, मतलब इस वाली बॉडी में ही दिखाया गया है, तो उसी बॉडी में मानोगे। तो 3p डिवाइड बाई π/4 2d वाला एरिया। और डी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, लोड तो पता है 2p है, लेकिन डी पॉइंट को हम लोग दोनों में मान सकते हैं, इस मेंबर भी मान सकते हैं, उस मेंबर भी मान सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम स्ट्रेस बताएंगे तो डी वाले में भी हम कम एरिया वाला मानेंगे, जिस पर भी बात करी थी, मैक्सिमम बताएंगे। देख लो भैया, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं 2 मिनट रुका हूं। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, पढ़ के आओ बढ़िया से। कल हम लोग यही चीजें बेंडिंग में करेंगे, ट्विस्टिंग में, तो कल आप सारी स्ट्रेसेस निकालना सीख जाओगे, तो कल भी बहुत कुछ होगा। तो चलिए आज के लिए इनफ है, आई थिंक। जल्दी से नोट कर लीजिए, और अभी मैं 2 मिनट हूं, जो भी डाउट है पूछ लीजिए। अच्छा, और जिन्हें डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन आते हैं या